नमस्ते बच्चों। अब आज अपन पढ़ेंगे परमाणु त्रिज्या के बाद में एक टॉपिक आयनन एंथैल्पी। इससे पहले परमाणु त्रिज्या या आयनन जो है परमाणु आकार अपन ने पढ़ा है। इसके बाद में आएगा आयनन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा, आयनन विभव। ये अपन पढ़ रहे थे, तत्वों की गुणों की बात कर रहे थे, उनके गुणों में आवर्तिता की बात कर रहे थे। और अपन करना चाहते हैं अब आयनन एंथैल्पी। क्या मतलब है? देखो, आयनन एंथैल्पी को अपन बोल सकते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यहाँ आयनन ऊर्जा भी बोल सकते हैं, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी। और दूसरा और नाम है आयनन विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। है क्या चीज ये? देखो सिंपल, कुछ नहीं। देखो भाई, कोई भी जैसे मान लो उदासीन गैसीय परमाणु है ना, द्विलगित गैसीय परमाणु से मतलब क्या होता है कि अकेला परमाणु अगर उसकी बात अपन करें तो उस परमाणु के संयोजी कोश से, सिंपल कोई परमाणु, ये उसमें न्यूक्लियस नाभिक है और ये इसकी कक्षाएं हैं। ये देखो, ये चीज है, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये चीज चार, ये और ये संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे मान लो ये अपन बात करें कि 3 इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस सेल में, तो करना क्या है? कुछ नहीं है, अपने को इस वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन को हटाना है। ऐसा, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? हटाना। हटाने में जितनी एनर्जी काम आती है, हटाने में जो एनर्जी काम आती है इलेक्ट्रॉन को, उसे ही अपन बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा। सिंपल चीज, इलेक्ट्रॉन को हटाना चाहते हैं, कितनी ऊर्जा लगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हटाना कैसे? क्योंकि यहाँ नाभिक के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन एक विशेष सेल में जो है वो घूम रहा है, तो उसको हटाने के लिए कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो लगेगी उसे हटाने के लिए या अनंत तक इसे पहुंचाने के लिए, वही क्या हो जाएगी बच्चों? आयनन एंथैल्पी। अच्छा, ठीक है, एक बात करते हैं इसमें, जो ये एक मोल परमाणु के हिसाब से बात करी जा सकती है कि एक मोल परमाणु में जो है एक मोल आपका जो संयोजी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है उनको हटाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, वो आपकी आयनन ऊर्जा होती है। अब इसमें अगली बात ये समझो, क्योंकि ये आयनन ऊर्जाएं जो है वो 3 प्रकार से अपन बात कर सकते हैं। अगर संयोजी कक्षा से अपन सबसे पहले एक पहले इलेक्ट्रॉन को हटाना चाहते हैं, जैसे मान लो मैं इसको 1 नंबर इलेक्ट्रॉन देता हूँ, जैसे ये E1 कह दिया, ये E2 कह दिया इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन नंबर 3 कह दिया, E3 कह दिया, ऐसे। तो इस पहले इलेक्ट्रॉन को हटाने में जो एनर्जी काम आ रही है उसको हमने कहा IE1 कह दिया, ठीक है ऐसे। और इसका एक जो नाम है वो होता है बच्चों प्रथम आयनन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा, ऐसे कह सकते हो। प्रथम मतलब पहले इलेक्ट्रॉन को हटाने में संयोजी कक्षा के। इसके बाद अगर अपन बात करें कि मैं जो है इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है और हटा रहा हूं, दूसरा इलेक्ट्रॉन मतलब, है ना, इसको हटाने के लिए भी एनर्जी चाहिए, बिल्कुल चाहिए सर। इसको आप कह देते हो IE2। ऐसे ही तीसरा इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम कह सकते हैं IE2, IP के हिसाब से, IE3, IP1, IP2, IP3 भी कह सकते हैं। E के हिसाब से बात कर सकते हैं, P के हिसाब से बात कर सकते हैं, ऐसे। तो वो प्रथम आयनन एंथैल्पी, दूसरे के लिए क्या हो जाएगी भाई? द्वितीय आयनन एंथैल्पी, द्वितीय आयनन ऊर्जा या एंथैल्पी। ऐसे ही तीसरे के लिए क्या हो जाएगी? तृतीय आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी कहते हैं। इस टाइप से आप बात कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब, इसका मतलब समझ में आया कि आयनन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा, आयनन विभव से मतलब क्या होता है। ये चीज होती है सिंपल। अच्छा, फिर इसमें बात ये होती है कि इनमें जो IE1, IE2, IE3 में ज्यादा कौन है, कम कौन है? ठीक है, पीरियोडिक टेबल पे तो बाद में आते हैं, पहले इन्हीं को समझ लेते हैं। और इसमें ये सिंपल रहता है कि जो IE1, IE2, IE3 और अगर IE4 है, 5 है, तो भी अपन बात वही उसी टाइप से करेंगे। और इसमें ये क्रम रहता है ऊर्जा का क्रम, ये देखो ये वाला, यानी प्रथम आयनन जो ऊर्जा है वो कम है, द्वितीय ज्यादा है, तृतीय और भी ज्यादा है। तो ये आपका IE का जो क्रम है, ऑर्डर है, C इसमें ये आता है। और चौथे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए IE4 इससे भी ज्यादा होगा, पांचवे के लिए IE5 और ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा ऐसे।
तो ये ऐसा क्यों है, इस बात को हम समझना चाहते हैं कि भाई पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी कम लगी, फिर बाद में इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी क्या लग रही है, ज्यादा लग रही है। तो देखो इसका रीजन सिंपल सा है, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन हटेगा किसी भी परमाणु, उदासीन परमाणु, गैसीय परमाणु, विलगित गैसीय परमाणु की संयोजी कक्षा से इलेक्ट्रॉन हटाओगे, जब जब इलेक्ट्रॉन हटता है तो धन आयन बनता है, ठीक है ना। जैसे मान लो उदासीन में क्या है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल था, सही है। इस वजह से जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन हटा, इसका मतलब है प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन से एक ज्यादा रहेगा। इसका मतलब यहाँ जो नाभिक का जो प्रभाव है, नाभिक की जो प्रभाव है ना, वो क्या होगा, ज्यादा होगा, जिससे अपन जेड इफेक्टिव की फॉर्म में देख सकते हैं। इस वजह से जो है, जैसे मान लो पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, उदासीन से निकाल रहे हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो पीछे इस पे जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, प्लस का एक, है ना, इलेक्ट्रॉन निकलने से। और अब आप इसमें क्या करोगे, इसका और इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से जेड इफेक्टिव ज्यादा हुआ होगा, इसकी वजह से इसका जो आकार है वो क्या हो जाएगा, त्रिज्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर त्रिज्या कम होगी बच्चों, त्रिज्या कम हो जाएगी, आकार छोटा होगा, तो नाभिक का जो इफेक्ट है इस पर और ज्यादा पड़ेगा, यानी इसको नाभिक और ज्यादा आकर्षित करेगी। यूं कह दो कि इलेक्ट्रॉनों को और ज्यादा आकर्षित करेगी, संयोजी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को, है ना। तो इस वजह से दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने में क्या है, एनर्जी और चाहिए, आयनन ऊर्जा और चाहिए, ज्यादा चाहिए। इसकी वजह सिंपल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के निकलने से क्या हो गया, आकार छोटा हो गया, जेड इफेक्टिव ज्यादा होने की वजह से ऐसे। और अगर ये दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से अगर हट गया है बच्चों, तो इसका मतलब है कि अब जो प्रोटॉन का प्रभाव है, जो न्यूक्लियस का प्रभाव है, वो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में क्या हो गया, अधिक हो गया है। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से जो आपकी जो लास्ट वाली जो कक्षा है और ज्यादा संकुचित हो गई है ना। इस वजह से फिर इस न्यूक्लियस का प्रभाव, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है जो कि अंदर की तरफ आ चुका है, ये वाला तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पास आ गया है, न्यूक्लियस के ज्यादा पास आ गया है, ज्यादा पास आ गया है, तो इसको जो खींचना है या अट्रैक्शन फोर्स है न्यूक्लियस का, वो और ज्यादा लगेगा, और ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स है तो भैया उस इलेक्ट्रॉन को वहां से छुड़ाने में, हटाने में, अनंत तक पहुंचाने में जो एनर्जी लगेगी वो सबसे ज्यादा लगेगी। चौथा इलेक्ट्रॉन होगा तो उसमें और भी ज्यादा आएगी। तो इस प्रकार से ये जो विक्रम आपका जो है सॉल्व होता है कि इसका रीजन क्या रहा। सिंपल है, इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे हटाते जाओगे वैसे वैसे आप समझो न्यूक्लियस का जो पावर है, नाभिक का जो पावर है वो ज्यादा हो जाएगा। इस वजह से इलेक्ट्रॉन को हटाने में जो है एनर्जी ज्यादा लगेगी हुई। क्लियर ये मामला, ठीक। इसके बाद में एक एग्जांपल से इसको और अपन अगर समझना चाहें तो सिंपल समझ सकते हैं। जैसे मान लो कि अपने पास ये है एल्यूमिनियम ही ले लो, जैसे एल्यूमिनियम है, ठीक है। और ये इसको एक टाइप पहले ये कर सकते हैं, जैसे मान लो माना अपन ने एम कोई उदासीन मेटल है और इसे गैसीय अवस्था में लाना है, तो सबसे पहले क्या किया आपने, इससे एक इलेक्ट्रॉन हटाया, एक इलेक्ट्रॉन हटाया तो ये कौन सी इस स्थिति में आया, एम प्लस में। और एक इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए जो एनर्जी लगी, इसमें एनर्जी लगी वो क्या लगी, IE1 लगी। ऐसे ही एम प्लस में से भी एक इलेक्ट्रॉन हटाना चाहते हैं तो यहाँ जो एनर्जी काम आएगी हटाने में वो क्या है, IE2 है। इससे क्या बना, एम प्लस बना, है ना। और इससे भी अगर इलेक्ट्रॉन हटाना चाहता है बच्चों, इससे भी अगर इलेक्ट्रॉन हटाना चाहते हो तो इसमें जो एनर्जी लग रही है वो IE3 कह रहे हैं, आयनन ऊर्जा। और इससे क्या बन गया, ये एम प्लस 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 3 प्लस ऐसे। तो सिंपल सी चीज है, यहाँ क्या है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या है, इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब न्यूक्लियस का इफेक्ट एक नॉर्मल इफेक्ट है, नाभिक का प्रभाव, सिंपल। और यहाँ M प्लस है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कम हुआ है। एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन कम हुआ है तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है। तो न्यूक्लियस का इफेक्ट क्या है, ज्यादा है। न्यूक्लियस का इफेक्ट ज्यादा है इलेक्ट्रॉन पर, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में क्या लगेगी, एनर्जी ज्यादा लगेगी, सिंपल सी बात है। और यहाँ जो है प्रोटॉन कंपैरिजन में ज्यादा है, लेकिन इससे भी क्या है, ज्यादा है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो प्रोटॉन का जो नंबर है इसके कंपैरिजन में 2 ज्यादा है, ऐसे समझ सकते हो। यहाँ एक प्रोटॉन ज्यादा था, तो इसका मतलब इधर जैसे जैसे अपन इधर जाते हैं तो न्यूक्लियस का इफेक्ट बढ़ता है, और न्यूक्लियस का इफेक्ट बढ़ने की वजह से, न्यूक्लियस या नाभिक का प्रभाव बढ़ने की वजह से, ऐसे समझो कि वो जो लास्ट वाली जो कक्षा के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट वाली कक्षा पास आना है कुल मिला के, अगर न्यूक्लियस का इफेक्ट ज्यादा है पास आएगी
तो उस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का प्रभाव और ज्यादा हो जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन को हटाने में क्या आएगी, दिक्कत आएगी। ऐसे इसको जो है वो समझा जा सकता है। और इसी प्रभाव को अपन बोल सकते हैं जेड इफेक्टिव। जैसे इधर से इधर चल रहे हो आप, तो क्या हो रहा है सर, आई ई बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना आई ई, आयनन ऊर्जा। तो फिर क्यों हो रही है, आप अगले को बता दो भैया, यहाँ जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, नाभिकीय प्रभाव बढ़ रहा है ना, इस वजह से जो है आई ई बढ़ रहा है। इसका मतलब हुआ कि आई जेड इफेक्टिव पे डिपेंड करता है। यस, आप कह सकते हो कि जो आई ई है वो प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव या नाभिक के प्रभाव। जितना ज्यादा नाभिक का प्रभाव होगा, इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा प्रभाव रहेगा वैलेंस सहयोजी कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर, तो ये जो आई ई है वो भी क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। इसको बढ़ाओ, ये ज्यादा होगा, सिंपल सी चीज। और अपन देखते हैं कि आप जैसे उसमें पीरियोडिक टेबल में आ जाओ ये चीज है, और अपन जब भी कुछ दिया हुआ नहीं रहता, कई बार कहा जाता है कि इसका आयनन, इसकी आयनिक ऊर्जा क्या होगी, है ना, कितनी होगी। जब तक कुछ कहा नहीं जाए तब तक अपने को क्या मानना है, प्रथम आयनन ऊर्जा मानना है भाई। ओके, देखो इसको पीरियोडिक टेबल में आ जाओ एक बार, वही जो है सी पहले वाला, उसी टाइप से ये अपना परफॉर्मा है पीरियोडिक टेबल का। ऐसे 1 2 है ना, 3 4 5 6 और 7, ऐसे। ठीक है, ऐसे है क्यों। और यहां से 4 मछलियां का, ठीक है, ऐसे। और जानते हैं यहाँ हाइड्रोजन है, लिथियम भी, ना के, रब से, फरियाद ये पढ़ रखा अपन ने, ये बेटा मांगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम, ये हैं, सही पढ़ रखा है ये। यहाँ से आ जाओ आप, ये है, ये है आपका मामला सेट। अच्छा, यहाँ से कौन, 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये तीसरा, चौथा, पांच, सॉरी 1 2 13 14 15 16 17वां वर्ग, और ये 18वां वर्ग है। यहाँ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये बनता है, सही है। यहाँ कौन कौन से आते हैं देखो एलिमेंट्स, ऐसे। यहाँ बैंगन, आलू, गाजर, इन, ठेला, ये पढ़ रखा है अपन ने, पीएल, ये चीज ऐसे, इस टाइप से। तो होगा क्या इसमें, अपन लेफ्ट टू राइट चलने की बात करें, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट टू राइट। तो जो आयनन एंथैल्पी है, प्रथम के लिए बात करें तो जनरली होना क्या चाहिए सर, इधर जाने पर तो जेड इफेक्टिव हमने पढ़ रखा है, इंक्रीज होता है। जी बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब आईई का क्या होगा, आईई भी इंक्रीज ही होगी, एक्सेप्शन को छोड़कर, अपवादों को छोड़कर। दूसरी चीज अप टू डाउन, अप टू डाउन का क्या होगा, अप टू डाउन में हमने कहा था सेल जो कोष है, कोष की संख्या क्या होती है, इंक्रीज होती है, बढ़ती है। और कोषों की संख्या बढ़ती है तो आकार बढ़ता है भाई, सही है ना। और आकार बढ़ेगा, अगर तत्व के परमाणु का आकार बढ़ता है तो निश्चित रूप से आपका जो नाभिक है, नाभिक से जो संयोजी कक्षा है वो दूर जाएगी। आकार अगर बढ़ेगा तो नाभिक से संयोजी कक्षा क्या होगी, दूर होगी, ऊपर से नीचे आएगी। और अगर संयोजी कक्षा दूर है तो इलेक्ट्रॉन भी आपका क्या है, दूर है। और दूर है तो न्यूक्लियस का इफेक्ट जो क्या है वो कम है, क्योंकि यहाँ ऊपर से नीचे शिल्डिंग इफेक्ट अच्छा है ना, परिरक्षण प्रभाव। इस वजह से ऐसी कंडीशन में जब भी ऊपर से नीचे आओगे सेल इंक्रीज होगी, और सेल अथवा कोष अगर बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से समझ लो आईई डिक्रीज होगा, आयनन ऊर्जा जो है डिक्रीज होगी। इधर आने पर बढ़ेगी और ऊपर से नीचे आने पर क्या होगी, घटेगी। लेफ्ट टू राइट बढ़ना, टू डाउन घटना, सिंपल सा आई के लिए ये एक सिंपल चीज रहेगी। और रीजन साफ है, ऊपर से नीचे आने पर कोष बढ़े यार, सिंपल सा। अरे कोष बढ़ेंगे, जैसे मान लो ये कह दिया मैंने कि साफ शुरू में ये एक ही कोष है, फिर नीचे की तरफ चलता है तो 2 कोष हो गया, और नीचे चलेगा तो कितने हो जाएंगे,
3 कोस हो जाएंगे ऐसे, और नीचे चलेगा तो कितने हो जाएंगे, 4 कोस हो जाएंगे कोस। और क्या करना है, संयोजी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को हटाने की बात कर रहे हो, तो संयोजी कक्षा तो दूर होगी कि नहीं, 4 कोस और 3 कोस में तो फर्क है सेल में। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन यहाँ जब एक सेल है तो इलेक्ट्रॉन पास ही है, 2 सेल है तो थोड़ा दूर है, 3 है तो और दूर है, और 4 है तो और 5 होगा तो और दूर होगा, दूर होगा तो न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है नाभिक का प्रभाव, क्योंकि नाभिक धनावेशित होती है और हमेशा ये इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करना जानती है, और ज्यादा आकर्षित करेगी, जैसे यहाँ आकर्षण ज्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ना मुश्किल रहेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन को छोड़ना मुश्किल है, इसका मतलब एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, एनर्जी ज्यादा देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा, ज्यादा देने का मतलब आयनन ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा हो, और ऊपर से नीचे आ रहे हो तो दूरी बढ़ रही है, इस वजह से नाभिक का प्रभाव इलेक्ट्रॉन पर कम है तो कम ऊर्जा के साथ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, अर्थात ऊपर से नीचे आने पर जो है आई का मान घटेगा भाई, ऐसे। ठीक, कुछ एक्सेप्शन भी है इसके अंदर, उनको भी एक बार देख लो। देखो, जैसे एक तो यहाँ अपन देखते हैं आपका पहला और दूसरा समूह है, हाइड्रोजन है, ना, है ना, कि यहाँ से कौन आती है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ऐसे। और यहाँ 13वें समूह में इसके सिद्ध में कौन आता है, बैंगन, आलू। और यहाँ 14वें में कौन है, 14वें में कहे शिवजी। 15वें में कौन है, नेपाल, पाकिस्तान। 16वें में कौन है, ओल्ड स्टाइल से। और 17वें में कौन है, फिर कल बाहर आए ऐसे। ये एलिमेंट्स एक बात है, क्योंकि ये आवर संख्या कौन सी है, पहली है, और ये पीरियड नंबर यावर संख्या दूसरी है, ये कौन सी है, तीसरी है। और पोटेशियम और अगर ये कैल्शियम आते हैं तो यहाँ पीरियड नंबर क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। ऐसे यहाँ भी वही चीज है, बैंगन, आलू, गाजर, यहाँ से कहे शिव जी, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ओल्ड स्टाइल से, फिर कल बाहर, ये सब एलिमेंट। तो करना क्या है, एक्सेप्शन को चेक करना है। देखो यहाँ पर अगर अपन देखें और ये चीज अपने को मिलेगी, जैसे जनरली क्या हुआ, इधर जाने पर तो बढ़ेगा, लेकिन एक चीज तो जो मेन है वो यहाँ, और उसको अपन बोलते हैं अर्ध भरे, अर्ध भरे व पूर्ण भरे जो कोष होते हैं, अर्ध भरे, पूर्ण भरे जो कोष होते हैं, कोष होते हैं, उनका स्थायित्व ज्यादा होता है। अभी ये कॉन्सेप्ट है अपना, अर्ध भरे और पूर्ण भरे उपकोषों का जो स्थायित्व है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। जैसे आपका मान लो पी है, पी में एक तो 6 होना है ना, ये पूर्ण भरा हो गया, पी पे 3 होना, ये अर्ध भरा हो गया। ऐसे ही मान लो कोई डी की बात करता है, डी में 10 होना पूर्ण भरा है, और डी में 5 होना अर्ध भरा हो गया, इस टाइप से अपन बात कर सकते हैं। तो यहां से एक बात समझने की है कि जैसे मैं अगर बात करूं, मैंने कहा कार्बन से कि कार्बन तेरा इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो ये कहती है संयोजी वाला चेक कर लो, 2s2 2p4 है, इसका क्या है 2s2 और 2p3 है, ऐसे एक 2s2 2p2 होगा, और इसका हो गया 2s2 2p3। नाइट्रोजन के लिए ऑक्सीजन का क्या है, इसका हो जाएगा 2s2 2p4 है, ऐसे। तो देखो होना क्या चाहिए था, जनरली कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ जाता तो, नाइट्रोजन से किधर जा, कार्बन से किधर जाता, नाइट्रोजन की तरफ जाता। तो होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए सर, होना क्या चाहिए इसमें, आपका आयनन ऊर्जा जो है वो, आयनन ऊर्जा बढ़नी चाहिए लेफ्ट टू राइट जाने पर, यस ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, है ना, इस केस में, यहाँ इसके केस ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं मिला। क्यों वही ऐसे, क्यों कि यहाँ ये देखा गया कि यहाँ 2p3 अर्धपूरित स्थायी विन्यास है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, मुश्किल। ये चीज है नाइट्रोजन के लिए अर्ध पूरित या अर्ध भरा, अर्धपूरित स्थायी विन्यास है भाई, अर्धपूरित स्थायी विन्यास, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। और यहाँ इजी है, ठीक है, यहाँ भी वही चीज है। तो इस वजह से नाइट्रोजन, और अगर इसमें कार्बन में देखोगे तो यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का ज्यादा आना है, सही है, तो नाइट्रोजन का ज्यादा है, फिर कार्बन का है, उसके बाद में किसका, अच्छा बढ़ना है ना, नाइट्रोजन ज्यादा है,
और कार्बन क्या है, कम है, और फिर ऑक्सीजन का वापस से वही पढ़ना है ऐसे। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने को ध्यान रखना है। तो नाइट्रोजन का स्थायी विन्यास है और इसका ऑक्सीजन का क्या हो गया, स्थायी विन्यास नहीं है, इस वजह से नाइट्रोजन होगी सबसे ज्यादा। ठीक है, तो आप इसमें याद रखना, कार्बन से ज्यादा तो है ही है, वो तो है, ठीक है, दोनों कंपेरिजन करना है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन का ज्यादा होगा कार्बन से भी और ज्यादा होगा ऑक्सीजन से, ये वाली चीज ध्यान रखनी, ये ऐसे। ठीक है, अर्धतुरित स्थायी विन्यास का रीजन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। हाँ, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, लास्ट का 2s2 और 2p3, जबकि इसका क्या है 2s2 2p2 और इसका ऑक्सीजन का क्या है 2s2 2p4। तो ये दोनों ही स्थायी नहीं है, ये दोनों, ये जो विन्यास है नाइट्रोजन का वो स्थायी विन्यास है। और जो कॉन्सेप्ट यहाँ रखा वो इनमें भी आएगा सेम टू सेम, फास्फोरस और सल्फर में भी। यहाँ फास्फोरस का क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा आयनन, विभव आयनन। एक और जो है लॉजिक वो कनेक्ट है यहाँ से, यहाँ इस जगह से बेरिलियम और बोरोन के लिए। यहाँ होना क्या चाहिए सर, ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं मिलेगा, होना ये चाहिए लेकिन नहीं मिलेगा। क्यों भाई, ये क्या दिक्कत है इसमें, इसमें दिक्कत है क्या, वो समझ। और जो लॉजिक है यहाँ पे वो है पेनिट्रेशन पावर का, भेदन प्रभाव का लॉजिक। पेनिट्रेशन पावर, भेदन प्रभाव का कॉन्सेप्ट काम करेगा, पेनिट्रेशन पावर। और इसका एक टर्म होता है तो ध्यान रखो हमेशा, एस पी टी और एफ है, जैसे सबसेल ऑफकोर्स है। तो एस का जो भेदन प्रभाव है वो ज्यादा है, पी का कम है। भेदन से मतलब है जैसे न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द आपके एस पी है ना, डी एफ, ये पढ़े हैं बात। तो इसमें क्या है, एस से की जो साइज है, ये सॉरी एस की जो शेप है वो गोलाकार होती है, इस वजह से यहाँ पर एस के इलेक्ट्रॉनों पर जो पकड़ होती है न्यूक्लियस की वो गजब की होती है, शानदार होती है। उसके बाद में पी पर और फिर डी पर और फिर एफ पर, तो ये पकड़ का है चक्कर सब। तो इसका मतलब है कि एस पर पकड़ ज्यादा है और पी पर क्या रहेगी, कम। पेनिट्रेशन पावर इसकी कम है, एस की ज्यादा है, तो एस के इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव ज्यादा रहेगा। देखो बेरिलियम की कहानी क्या होती है, 1s2 और 2s2 है। बोरोन का क्या है मामला, लास्ट का 2s2 और 2p1 का मामला है। संयोजित कक्षा में देखो बाहर, यहाँ s में 2 इलेक्ट्रॉन है बेरिलियम में, है ना, और यहाँ जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ है, p में। तो ये बताओ s का इलेक्ट्रॉन इजी निकलेगा या यहाँ से p का, क्योंकि इसका भेदन प्रभाव इसका क्या होता है, ज्यादा होता है। तो s पर न्यूक्लियस का जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, और p पर क्या रहेगा, कम। क्योंकि नाभिक का प्रभाव जिस पे कम है, वास्तव में इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव कम है, इस वजह से यहाँ कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन बेटा कम ऊर्जा के साथ निकलेगा, और कम ऊर्जा का मतलब क्या हो गया, आई कम होगा, बोरोन का ज्यादा नहीं, ये एक्सेप्शन है। और जो कॉन्सेप्ट यहाँ बेरिलियम बोरोन पे लगता है वही आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, नीचे जाने पर इफेक्ट जो है वो वीक हो जाता है। इस वजह से ये आपका आयनन एंथैल्पी जो टॉपिक था उसके लिए जो है अपन ने आवर्तिता को पढ़ा है, और किस प्रकार से जो है इसमें कुछ एक्सेप्शन अपवाद हैं उनकी भी बात करी है। और नेक्स्ट पे अगले टॉपिक के साथ फिर से अपन आएंगे, अब तक के लिए धन्यवाद।